ऑन करने के बाद स्टॉप कर दिया। अब हो रही है। ये ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे आना है, और जैसे कि सीएसएस के सारे टॉपिक हमने मेंशन कर दिया है। क्योंकि थ्योरी में सोच रहा हूँ कि हर दिन जो जो टॉपिक कवर करेंगे, उसमें आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि आप जितने भी सीएसएस, अगर आपको इतना सारा सीएसएस आता है, तो आप एडवांस लेवल पे आप ना अपने वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं। इसमें सारा टॉपिक कवर है, और सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आपको एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं इसमें। जितना भी इसमें टॉपिक्स है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप टेलविन भी पढ़ेंगे, बट टेलविन अभी नहीं, जी सैप और टेलविन ये तो एडवांस। जी सैप ज़्यादा एडवांस है, जस्ट लाइक कि अगर आपको एनिमेशन और सारी चीज़ें करनी है, बट उसके लिए थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बस इस टॉपिक को हम लोग जावा स्क्रिप्ट तक वेट करेंगे, अदरवाइज ना सारा खत्म कर लेंगे। तो आप जाके देख सकते हैं आज के क्लास के बाद ना, इस टॉपिक पर जाके देखिएगा कौन कौन सा टॉपिक है इस पे। तो अगर आप पहले से सीएसएस जानते हैं, तो आप ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं, ताकि आपको भी पता हो कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मे बी अगले वीक से हम लोग प्योर सीएसएस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे सीएसएस, जो कि 10-12 क्लास चलेंगी। सारा सीएसएस का सारा टॉपिक कवर, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन से लेके वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्लस एनिमेशन वो सारी चीजें। तो इतना तो लगेगा, 10-12 क्लास तो लगेगा। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर हाँ। सर ये गिटहब की लिंक दे दीजिएगा। गिटहब, हाँ, इस पे, इस वेबसाइट पे आइए। जो भी हम लोग कोड कर रहे हैं, ये जो गिटहब के प्रोजेक्ट है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे, तो जो हमने गिटहब पे हमारा सोर्स कोड है, जो लाइव क्लास में करते हैं, वो वहाँ पे आप रिडायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये आप हर वेबसाइट, दिन इसकी लिंक भेज दीजिए सर। हाँ, वेबसाइट की लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। आप उस वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आप सारे, मतलब आपको ना हर चीज धीरे, अभी तो स्टार्ट किया है हमने बनाना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा टाइम भी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही बार में ना सारा पोस्ट कर दें, क्योंकि फिर आप दूसरों के लिए तो चलो ठीक है, नया लगेगा, बट आपके लिए भी लगेगा अरे इतनी सारी चीजें पढ़ना। तो हर दिन ना सोच रहे हैं कि जो भी हम लोग क्लासेज अटेंड करते जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग इस पे कवर करते जाएंगे। ठीक है। और आप लोगों को भी अगर कोई चीज एडिट करनी हो इसमें, तो बताइएगा, तो फिर आपको ना इसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करें, जहाँ पे आप एडिट करके आप हमारे, बट अभी उसके लिए थोड़ा सा आपको गिट में फॉकिंग पढ़ना पड़ेगा, गिटहब से। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते, फिर आप ना आप एडिट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें आप, तो आप आगे जाके कर सकते हैं हमारे। ठीक है, ताकि कुछ बनाया जाए इसमें अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, बाकी लोग पढ़ें बाद में जाके। वैसे भी इसमें ऑथेंटिकेशन किया नहीं है हमने, जावास्क्रिप्ट तक ये रहेगा, उसके बाद तो वैसे भी फिर आपको मन स्टैक के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे ऑब्वियस बात है वो थोड़ा सा और भी उसमें ऑथेंटिकेशन रहेगा, उसमें सब लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, जो प्रीमियम वही करेंगे। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एचटीएमएल के बारे में थोड़ा सा। और ठीक है, एच टी एम एल एलिमेंट में हम लोग आज फॉर्म एलिमेंट देखने जा रहे हैं। ठीक है। फॉर्म एलिमेंट इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट यूआई है। अगर आप यूआई बनाने चाहते हो, किसी भी वेबसाइट में देखेंगे तो वहाँ पे फॉर्म जरूर होता है, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, चाहे साइन अप फॉर्म हो, अदर अलग अलग टाइप का फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म हर एक वेबसाइट में यूज होते हैं, नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छा एडवांस फॉर्म बनाने के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, आज की क्लास जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, 2-4-10 वेबसाइट आपको विजिट करना है। ठीक है। कोई भी वेबसाइट जो भी आप अभी करंट सिनेरियो में वेबसाइट करते यूज करते होंगे पढ़ने के लिए, उसमें वहां पे जाके ना आपको अलग अलग टाइप के फॉर्म देखने हैं। ठीक है। और उस पे जो भी एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट की सारी प्रैक्टिस तो हम कर देंगे, ठीक है,
बट आप अलग अलग सिनेरियो लेके तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट हम मैक्सिमम एलिमेंट की प्रैक्टिस एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग कर ले रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, 4-5 प्रोजेक्ट बनाने हैं बेसिकली फॉर्म के ही, जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का यूज करके अलग अलग टाइप का फॉर्म बनाना है आपको, ठीक है। ये होमवर्क क्योंकि लास्ट में पता नहीं मुझे याद रहे या ना रहे, तो अभी मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। चले तो ठीक है, अपने कोड पे चलते हैं। चिराग जी, आपने भेजा था वो अपना गिटहब का रिपोजिटरी? कॉन्फ़िगर में इशू आ रहा है सर, मैं भेज दूंगा आपको, है ना। कॉन्फ़िगर में इशू आ रहा है, ठीक है। चलो भाई भेजो, बट है तो रिजॉल्व कर लो अब, 2-4 मिनट में क्या सर अब प्रॉब्लम है? सॉल्व कर लेता है, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर ना हो तो फिर बता दो, मैं अभी करवा दूं, बट अगर आप कर सकते हो तो कोई बात नहीं। सर अभी कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर बता दूंगा सर आप। ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट था हम लोगों का? अब लाइव क्लास अप्रैल 2025 था ना? हाँ ठीक है। तो जैसे हम तो लोगों ने कॉन्फ़िगर एक बार हाँ क्या बोल रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन एक बार डिस्कस कर दीजिए, बहुत लोग दिक्कत होती है। देखिए गिट में ना काफी प्रॉब्लम आती है, अलग अलग सिनेरियो में आती है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, बेसिक है, बट आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का तब आती है ना, कि जब आप गिट हब, जैसे आपकी प्रॉब्लम थी नहीं, वो क्यों आ रही थी, क्योंकि आपने क्या किया था, ऑलरेडी गिटहब पे ना रिपोजिटरी बना रखा था। देन फिर से जैसे कि आप जब गिटहब पे रिपोजिटरी बनाते हो तो वहां पे दो तरह का कोड आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लोकल रिपोजिटरी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद फिर से पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं, तो इसलिए वो मैसेज आ रहा था, वैसा कुछ नहीं। आप सिंपली लोकल रिपोजिटरी बनाइए, देन फिर गिटहब पे बना के जो लास्ट के जो 3 लाइन आती है, नहीं, कि गिट रिमोट ऐड करके फिर ओरिजिन जो भी यूआरएल है आपका वो डालो। अगर ब्रांच, मोस्टली आज के समय में आपको ना जो हमारा मेन ब्रांच का स्विच करने के लिए उस पर आता है सेकेंड लाइन जो हम लोग लेते हैं, वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, मास्टर ब्रांच होता था पहले के गिटहब की रिपोजिटरी में, बट अभी सब मेन ही होता है, तो वो सेकेंड लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती। देन थर्ड लाइन में आप गिट पुश कर सकते हैं, नहीं, जहाँ भी मेन पे आपको करना है। लेकिन सर फिर भी उससे आ नहीं रहा था, बाद में ना ऐड की जगह सेटअप करना पड़ा, सेटअप? सेट यूआरएल करके, तब कुछ हो ये गया। ये ऐसा कौन, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपका सेट यूआरएल। पर मैंने यही प्रॉब्लम डाली थी यूट्यूब पर, तो हाँ, जो सॉल्व करके आया था तो वही अप्लाई किया था, तो उससे हो गया था। तो इसे क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, अगर मान लो सपोज ऐसा हो कि आपने गेटअप पे एक बार पोस्ट कर चुके हैं आप, ठीक है, दूसरी बार आप पोस्ट करने जाए, बट गेटअप पे जाके भी आप एडिट कर सकते हैं अपने रिपोजिटरी को। तो अगर दोनों में अगर डिफरेंस है नहीं, तो फिर आप डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको पुल करना होगा, देन उसके बाद आप पुश कर सकते हैं। तो इसलिए गिट ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ना 1 वीक का समय चाहिए उसको पूरा पढ़ेंगे भी आप गिट बैश उसमें पढ़ेंगे वो सारी चीजें ना, तो उसमें कई सारे कमांड हैं, जब कन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो कन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा ना, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना टफ होता भी है, तो आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा वहां पे ही प्रॉब्लम आती है जब कन्फ्लिक्ट होता है, नहीं, जब मर्ज करने में कंप्लीट कन्फ्लिक्ट होता है। बाकी तो अभी तो आप लोग बेसिक ही पढ़ो, तो एक हफ्ते तो भी हम लोग पढ़ेंगे गिट एंड गिटहब, जब CI/CD पढ़ेंगे, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, बेसिकली डिप्लॉयमेंट पे डे ऑप्स में जब पढ़ेंगे तो फिर गिट तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गिट के थ्रू ही हम अपने कोड को ना डिप्लॉय कर सकते, जैसे कि ये वेबसाइट हमने भी वर्सल पे डिप्लॉय किया है, तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है आपको गिटहब पे पोस्ट करना है, फिर उसके बाद में फिर आप जब भी गिटहब पे पोस्ट करें वो अपने आप वर्सल पे क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो आपको CI/CD पढ़ना ही पड़ता है, तब फिर वहां पे ना डिटेल में आपको ना गिट एंड गिटहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं, ठीक है। चलो बाकी तो अभी आगे की चीजें बहुत है, बहुत पढ़ना है अभी आपको, बट हाँ जितना इसलिए मैंने आपको उस दिन बोला था कि आप लोग क्या करो, या तो पहले वाला क्लासेस जो भी हमने गिट एंड गिटहब का पढ़ा रखा था उसको प्रैक्टिस कर लेते। अदरवाइज मैंने उस दिन क्लास में, इसीलिए मैं मैंने करवा दिया था कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा वैसे कर दो, नहीं, नया रिपॉजिटरी बना के क्यों फालतू का अभी दिमाग लगाना, क्योंकि पढ़ेंगे ही तो फिर अभी ना
थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करें फिर वहाँ करें, फिर वो सही रहेगा नहीं। ठीक है, तो जो क्लास वीडियो पड़ी ही है, तो जैसे मैंने किया था, अगर कोई आ रहा है तो देखो, कॉन्फ़िगर करना, इतना इतना प्रेशर मत करो। कॉन्फ़िगर हम इसलिए इतना ज्यादा वो नहीं करते, वो तो बस इसलिए हम करते हैं कि गिटहब पे हम जिस ईमेल आईडी से कर रहे हैं उसी ईमेल आईडी से हमारा गिट भी हो, इसलिए हम ज्यादा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। बट वैसा कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर अगर आप कॉन्फ़िग नहीं कर पाए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट आपको पता नहीं कैसे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। या तो फिर आप ना फिर से दूसरी बार आप लॉगिन कर रहे हो गिटहब दूसरे आईडी से करके, फिर उस पर आप पोस्ट करने जा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आती है। बट देखते हैं, ठीक है। अगर अभी आपका तो हो गया आदित्य जी, नहीं? ठीक है, तो बाकी लोगों का अगर नहीं हुआ होगा तो बताइएगा, बट हो जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं। आज चल करते हम लोग आज HTML के फॉर्म एलिमेंट का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो फॉर्म एलिमेंट में काफी सारी चीजें हैं, जिसकी सारे एलिमेंट है जिसको ना प्रैक्टिस करना जरूरी भी है। फॉर्म डॉट HTML, चलो अगर आप लोग हेल्प करवा सकते हो तो करवाओ। कौन कौन से एलिमेंट अभी आप लोगों ने कभी कभी यूज किया है, तो कौन कौन से किया है? किया है कभी? क्यों आकांक्षा जी, फॉर्म बनाया कभी? यस सर, बनाया था। बनाया है। क्यों करण जी, आप? तो सबसे पहले हमें जब भी एक फॉर्म बनाना है तो HTML के फॉर्म एलिमेंट का यूज करते हैं, नहीं? हम लोग क्या यस सर। करेंगे कि फॉर्म एलिमेंट में कई सारे एट्रीब्यूट का भी यूज करते हैं, बट अभी ना हम लोग एट्रीब्यूट पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास बैकएंड है नहीं, तो कोई मतलब नहीं कि अभी हम फॉर्म को ना सबमिट कहाँ पे करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है, पोस्ट रिक्वेस्ट अभी हम बिना बैकएंड का कर ही नहीं सकते, गेट के लिए भी हम कर सकते हैं, पर देखते हैं अभी ना। बट फॉर्म एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्शन में हम लोग क्या कर सकते थे, बट अभी एक्शन एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते, छोड़ो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि HTML फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट यूज करते हैं हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, और फॉर्म एलिमेंट हम क्यों बनाते हैं कि जब भी हमें कोई भी डेटा, ठीक है, फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ अगर सेंड करना है तो हम फॉर्म एलिमेंट के थ्रू, फॉर्म एलिमेंट का यूज करके अपने डेटा को पोस्ट करते हैं बैक एंड के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूजर इनपुट जब लेना हो तो फॉर्म के थ्रू हम लेते हैं, ताकि उसको हम सिक्योरली उसको अपने बैकएंड पे ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो अब जैसा कि फॉर्म एलिमेंट में हम बनाते हैं कि इनपुट लेने के लिए, कि अगर कोई भी यूजर है, उससे हमें कोई इनपुट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसीलिए हमें क्या करना होगा कि इनपुट लेने के लिए कोई एलिमेंट का यूज करना होगा, ताकि सामने वाला अपना इनपुट डाल सके। ठीक है, तो इनपुट एलिमेंट एक HTML में होता है जिसका यूज हम करते हैं फॉर्म के अंदर, इनपुट। ठीक है, ये एक एलिमेंट है जिसका हम जब यूज करते हैं तो इनपुट में हम कई टाइप के इनपुट का यूज कर सकते हैं। HTML फॉर्म को बनाते हैं उस समय इसका अपना अपना पर्पज, जरूरी नहीं है कि आप ना टाइप मेंशन ही करें, बट आप जैसे इनपुट यूज करते हैं। और इनपुट बेसिकली क्या है, इनलाइन एंड नॉन ब्लॉकिंग, क्या बोल रहा था मैंने पिछली क्लास में, क्या बताया था? इमेज किस टाइप का एलिमेंट है, मैंने बोला था आपको वो? लाइन ब्लॉक, नहीं नहीं। यही एक जी हाँ, चलो, तो बेसिकली इनपुट क्या है, इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग का यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें किसी कंटेंट की जरूरत पड़ती नहीं है हमें। ठीक है, और ये एक इनलाइन एलिमेंट है, तो अगर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट यूज करेंगे, मल्टीपल इनपुट अगर यूज करते हैं फॉर्म के अंदर, तो ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ पे भी हमने क्या किया, दो इनपुट एलिमेंट यूज किया। अगर अभी ये इनलाइन एलिमेंट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया था, बट मेंशन किया था कि HTML एलिमेंट दो तरह के होते हैं, या तो ब्लॉकिंग एलिमेंट होंगे, ठीक है,
या तो वो इनलाइन एलिमेंट होंगे। हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को बदल सकते हैं थ्रू सीएसएस, बट अभी जनरली अगर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट कोई भी एलिमेंट होता है एचटीएमएल का वो दो तरह का हो सकता है। या तो ब्लॉकिंग होगा, ब्लॉकिंग का मतलब क्या होगा कि वो सारा विड्थ ले लेगा, ठीक है। जो भी आपकी पेज पे विड्थ होगा वो एलिमेंट सारे विड्थ को ले लेगा। बट इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि बस उतना ही विड्थ लेते हैं जितना क्या उनका कंटेंट होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने क्या देखा कि इनपुट क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो अगर हमने इस फॉर्म के अंदर दो इनपुट एलिमेंट यूज किया, अगर मैं इसको सेव करूं और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइव करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा पेज दिख रहा है। जिससे दिख रहा है इनपुट एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, ये एक प्लेस होल्डर देता है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं एज ए यूजर, नहीं। तो जब भी हमें अपने वेबसाइट पे किसी यूजर को से इंटरेक्ट करना होता है तो हम अपना फॉर्म का यूज करते हैं ताकि यूजर अपना इनपुट हमारे वेबसाइट पे फिल कर सके। और उसके लिए ये हम लोग इनपुट एलिमेंट का यूज करें। और इनपुट एलिमेंट जैसा हमने बताया कि इन लाइन एलिमेंट है, तो दो इनपुट हमने किया, दोनों एक ही लाइन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन लाइन है। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो क्या करता है, पहले लाइन में पहला हमारा बॉक्स आता है, दूसरे लाइन पे दूसरा बॉक्स आता है। तो अब क्या हमें याद करना होगा कि कौन सा इनपुट एलिमेंट, सॉरी कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट। मैंने पिछली क्लास में ही बोला था, हमें याद करने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट जितने भी इनपुट इनलाइन एलिमेंट है वो प्रैक्टिस जब भी करते करते आपके दिमाग में आ ही जाता है। जैसे इमेज एलिमेंट भी आपको इनलाइन एलिमेंट, बाकी जो भी आप मोस्टली जो जिसमें हम कंटेंट नहीं यूज करते हैं, जिसमें हम क्लोजिंग टैग नहीं यूज करते, वो मैक्सिमम इनलाइन एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हमें मान लो इस इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सीएसएस का यूज करें, या तो हम क्या करें, इस इनलाइन एलिमेंट को हम क्या करें, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रैप कर दें। ठीक कर सकते हैं। देखो हम लोग सिर्फ फॉर्म नहीं पढ़ रहे थे, ऐसा मत सुना ना कि पहले से माइंडसेट बना कर अपने फॉर्म में तो हमें आता ही नहीं। तो मैं सारे चीजें ना एक साथ ही कंबाइन करते चल रहे हैं हम लोग के। कुछ चीजें आप देखो, आप ऐसा तो नहीं आप इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के लिए अलग अलग से पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट है तो इसके साथ ही डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लाइकली मत पढ़ना कि हाँ इनपुट एलिमेंट था मुझे आता ही है, फॉर्म बनाने तो आता ही है, क्योंकि इसमें सारी कई सारी चीजें हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे कि कब कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है वो भी डिस्कशन करेंगे, तो याद रखना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें, क्योंकि हम चाहते हैं स्टाइलिंग पर्पज से कि हर एक जो हमारा बॉक्स है, प्लेस होल्डर है, वो बेसिकली अलग अलग लाइन में है, ना कि एक ही लाइन में है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बॉक्स है, बेसिकली जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, इसको हम क्या करते हैं एक ड्यू एलिमेंट में क्या कर लेना है, रैप कर दे रहे हैं, नहीं। और क्योंकि ड्यू एलिमेंट क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो जैसे ही हम इसको इस एलिमेंट को इसमें रैप करेंगे, बेसिकली पेस्ट किया, तो अब क्या होगा कि हमारा वैसे ही सेकेंड लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड हमारा इनपुट है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे ड्यू में रैप कर सकते हैं। क्लियर? सर हाँ फिर डिफरेंस क्या होगा सर इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में दोनों में? देखिए डिफरेंस क्या है, मतलब मैंने बताया तो जिसे अभी देख आपको दिख रहा है कि अगर थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ ना, चलो ठीक है, स्टाइलिंग कर ले। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो चलो क्या करते हैं, हम ना ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा ये ड्यू एलिमेंट है, इस ड्यू एलिमेंट को सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर देते हैं, देखते हैं कि क्या इसकी विड्थ क्या आ रही है। सही है? करेक्ट? डिफरेंस ही जानना चाह रहे हो ना आप? चलो स्टाइल, जैसा कि कल हमने बताया था, अगर हमें HTML लगाना है, इनलाइन HTML पढ़ना, तो स्टाइल एलिमेंट के अंदर ही हम लिखेंगे। तो अगर मैं इस ड्यू को अगर सेलेक्ट करते हैं और देन उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं कि ड्यू एलिमेंट का विड्थ कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बॉर्डर दे देते हैं, क्योंकि बॉर्डर बाई डिफॉल्ट 0 है, मतलब इसकी विड्थ बॉर्डर की। तो हम उसको दे सकते हैं कुछ 1 पिक्सल दे देते हैं, ब्लैक कर ले रहे हैं।
सॉलिड, सॉरी सॉलिड ब्लैक, ठीक है। चलो, क्लियर। तो अभी देखिए क्या होगा कि आपको अब दिख रहा है कि हमारा जो इनपुट एलिमेंट है वो तो इतना ही है ना। जो क्योंकि इनपुट एलिमेंट क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। हेलो। यस सर। अब बट जो हमने हमने बॉर्डर किसको दिया है, ड्यू को दिया है। तो ड्यू देखिए अभी क्या दिख रहा है आपको, ड्यू की साइज नहीं दिख रही है। ये पूरा साइज क्या है, ये ड्यू का है। ये ये जो आपको दिख रहा है, ये एलिमेंट नहीं, यहाँ तक पूरा दिख रहा है। तो जो ड्यू एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करेंगे कि आपके पेज पे जितना भी विड्थ होगा ना, वो अकेले कैप्चर कर लेगा। नहीं, दूसरे एलिमेंट को अपने आप वो क्या करेगा, सेकेंड लाइन में सेकेंड रो में पुश कर देगा। एक ही रो में दो एलिमेंट नहीं हो सकते, दो ब्लॉकिंग एलिमेंट। क्यों करण जी? हाँ सर। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था, यही था ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ सर। तो समझ में आया कि ये ना, और दूसरी चीज क्या है कि दोनों में यूज हम कौन सा हमें करना चाहिए। तो बेसिकली स्टाइलिंग पर्पज से कभी कभी आपको लगता है कि फॉर्म के अंदर ना हमें दो इनपुट एलिमेंट, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप मेंशन करना चाह रहे हैं फॉर्म में, तब वहां पे हम क्या चाहते हैं कि दो इनलाइन एलिमेंट यूज करें जो कि एक दूसरे के साइड में आ जाए। नहीं, तो स्टाइलिंग पर्पज से इसीलिए तो हमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सीएसएस में उनकी डिफॉल्ट स्टाइल जो है, क्योंकि जब भी एचटीएमएल एलिमेंट बनाए जाते हैं तो उनकी अपनी एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है, उनका कलर होता है, उनकी साइज होती है, प्लस नहीं वो सारा चीजें पहले से डिफाइंड होता है उस एलिमेंट के। तो ये बाय डिफॉल्ट एलिमेंट का एक तरीके से स्टाइल है कि ब्लॉक एलिमेंट होगा तो पूरा विड्थ लेगा, इनलाइन एलिमेंट होगा तो बस उतना ही विड्थ लेगा जितना उसका कंटेंट है। फिर हम अपने अपने पर्पज के हिसाब से उसको चेंज कर सकते डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है। तो बट अभी हम वो सीएसएस का यूज कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, जो इनलाइन एलिमेंट है उसको एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रैप कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। नेस्टिंग एक वर्ड है, बेसिकली कॉन्सेप्ट भी बोल लो कि जब भी हम किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर रैप करते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो एलिमेंट है जो दूसरे पहले पेरेंट एलिमेंट के अंदर एज ए चाइल्ड आता है, तो बेसिकली वो उस पेरेंट के अंदर नेस्ट किया जाता है, बेसिकली उसके अंदर आता है। ठीक है। तो हम मल्टीपल एलिमेंट को एक एलिमेंट के अंदर रैप कर नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेस्टिंग का यूज करके हमने क्या किया, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कर दिया। ठीक है। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, स्टाइलिंग का कोई जरूरत तो है नहीं। तो हमें क्या, एक फॉर्म बनाने के लिए हमें किस चीज की बस जरूरत पड़ेगी, बस एक इनपुट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये इनपुट एलिमेंट जितना चाहे हम उतना यूज कर सकते हैं। क्लियर। जितने भी अगर हमें ब्लॉक चाहिए, जस्ट लाइक एक ब्लॉक चाहिए हमें यूजर का सिर्फ नाम चाहिए उसमें। ठीक है। दूसरे ब्लॉक में हमें क्या चाहिए कि यूजर का ईमेल आईडी चाहिए। तीसरे प्लेस होल्डर में चाहिए कि वो अपना पासवर्ड भी फिल करे। तो जितने भी हमें प्लेस होल्डर चाहिए उतना इनपुट एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। बट अभी देखो ना, यूआई को अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सिंपली कि क्या हुआ, हमने कर तो दिया, अच्छा सेव नहीं किया। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि बस सिर्फ सिंपल प्लेस होल्डर दिख रहा है। इसको देख के सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इस पहले प्लेस होल्डर में हमें क्या फिल करना है। नहीं, तो हम चाहते हैं इस पर कुछ कंटेंट दे। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेबल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। नहीं, क्यों करते हैं लेबल एलिमेंट। बेसिकली क्या है कि जब भी अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले को कुछ इंफॉर्मेशन कुछ हिंट दे, बेसिकली इस इनपुट बॉक्स में क्या फिल करना चाहते हैं, तो हम लेबल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। लेबल एलिमेंट में फॉर अभी ये एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें है वो क्योंकि बाय डिफॉल्ट आ गया है। इसमें हमें जो भी हिंट देना है, जस्ट लाइक अगर हमें क्या करना था कि हम सामने वाले को क्या कर बताना, हिंट देना जाए कि फर्स्ट नेम वो अपना फिल कर ले। ठीक है। पहले पहले बॉक्स में क्या करें, फर्स्ट नेम कर ले।
उसी तरीके से सेकेंड इनपुट एलिमेंट हम सेकेंड इन बॉक्स के लिए कर सकते हैं, नहीं, जो भी हमारा बॉक्स है इसमें हम क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी हमें लेना है तो हम ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी, चलो आईडी अगर जानना है ईमेल डालो सही है। बाकी उसके बाद अगर आपको जो भी करना है तो अब क्या होगा, हमारे देखिए यूआई में देखो चेंज आ गया कि फर्स्ट नेम और ईमेल, नहीं, इससे अब क्या समझ में आ रहा है कि यूजर को क्या, चलो यार यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है, दूसरे में हमें ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, अभी हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, कौन सा एलिमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर्म तो आपने देखा ही है ना, वेबसाइट पे कभी तो यूज किया है। तो बेसिकली एक बटन की जरूरत पड़ेगी हमें इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, कि फॉर्म इनपुट फिल करने के बाद वो सबमिट कर सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली बटन का यूज कर लो, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि बटन भी हमारा अगर चाहे तो भी, अदरवाइज हम ड्यू में कर सकते हैं, अदरवाइज चलो फिर सब ड्यू में ही करें तो इसको भी ड्यू में ही कर लेते हैं। ठीक है, इस ड्यू के अंदर हम क्या यूज कर ले रहे हैं, बटन कर ले रहे हैं यूज। ठीक है, बटन में हम क्या कर ले रहे हैं, सिंपली सबमिट लिख दे रहे हैं। अब इनपुट टाइप भी बटन होता है, अगर आप चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कि आप इनपुट टाइप यूज कर लो, अदरवाइज सिंपल बटन यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा हमारा, देख रहे हैं एक फॉर्म बन के तैयार होगा। स्टाइलिंग, अभी स्टाइलिंग पे हम लोग नहीं जा रहे, स्टाइलिंग तो करेंगे देखेंगे, बट अभी हमारे पास एक सिंपल फॉर्म का यूआई आपके सामने है, नहीं। बट अब ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म, आप कभी देखते होंगे फॉर्म में आपसे फाइल भी इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है, डेट को इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर आपको कोई लॉन्ग मैसेज करना है तो टेक्स्ट अगर फिल करना है उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कई सारे फॉर्म में। तो उन सारे वो सारे एलिमेंट ना हम इस फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अलग अलग ये इनपुट हमें यूज करना पड़ेगा, उतने सारे इनपुट को यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी इस लेबल का यूज करके हमें क्या मिल रहा है, लेबल का यूज करके हमें क्या मिल रहा है, बस सिंपली एक टैक्स इंटर करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। बट अभी लेबल का बहुत बड़ा रोल नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अभी हम जैसे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी हमें इस बॉक्स को हाईलाइट, जैसे कि इस बॉक्स पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो बॉक्स हमारा क्या हो रहा है, एक हाईलाइट हो जा रहा है, उसका जो भी बॉर्डर है वो कलर चेंज हो जा रहा है। देन उसके बाद हमारा कर्सर क्या है, ब्लिंक कर रहा है, नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि जब या तो कोई इस बॉक्स पे क्लिक करे तो भी हमारा इन बॉक्स जो है इस तरह का डिजाइन हो जाए, अदरवाइज इस टैक्स पे भी कोई क्लिक करे ना तो भी हमारा बॉक्स अपने आप हाईलाइटेड हो जाए, नहीं। इसका रोल यहाँ पे तो कम लग रहा है, बट अभी जैसे भी हम लोग और भी एलिमेंट देखें जैसे रेडियो बटन या चेक बॉक्स, वहां पे ना इस एट्रीब्यूट का, इस फंक्शनैलिटी का काफी ज्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो हमारा प्लेस होल्डर होता है, चाहे वो रेडियो बटन का या चेक बॉक्स को, बहुत ही छोटा होता है। तो हम चाहते हैं कि जब कोई टेक्स्ट पे भी क्लिक करे ना तो हमारा प्लेस होल्डर अपने आप क्लिक हो जाए, नहीं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप यूज करते ही हैं, कि लेबल में हम क्या कर सकते हैं, इस लेबल को और भी स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट, फॉर एट्रीब्यूट, नहीं। ठीक है, और इस फॉर एट्रीब्यूट में हम इस लेबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक जैसा कि फर्स्ट नेम हमने दिया है तो फर्स्ट नेम ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चाहो तो इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हो कैमल केस में। फर्स्ट नेम हो गया। तो जब भी इस लेबल को इस इनपुट से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जो इस फार एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे ना आपको बताना पड़ता है बेसिकली कि किससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हम इस इनपुट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक आईडी एट्रीब्यूट दे देंगे, और इसकी भी वैल्यू हम क्या करेंगे, जो इस फार एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वही हमारे इस आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू होगी, नहीं। तो अगर फर्स्ट नेम अगर आप मैंने कर दिया तो देखो अंतर क्या आएगा, कि जैसे कि भी मैंने क्या दिखाया था कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा ये बॉक्स हाईलाइटेड नहीं होता, बट अब हमने कनेक्ट कर दिया तो जैसे हम इस टेक्स्ट पे भी क्लिक कर रहे थे, देखो मेरा फॉर्म क्या हो रहा है, बॉक्स क्या हो रहा है, हाईलाइटेड हो जा रहा है, नहीं। तो बेसिकली क्या है कि
एक और भी यूएक्स में ना थोड़ा सा बेसिकली एक यूजर के लिए और भी इजी हो गया हमारे इस बॉक्स को हाईलाइट करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। उसको स्पेसिफिक इसी बॉक्स में आके क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं पे भी क्लिक करेगा, इस नाम पे भी क्लिक करेगा तो भी अपने आप हाईलाइटेड, और वो अपना टेक्स्ट इंटर कर सकता है, नहीं नेम इंटर कर सकता है। बट ईमेल पे भी हमने क्या किया, फॉर एट्रीब्यूट नहीं दिया, तब यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, नहीं। तो इसको भी हम बना लेते हैं वैसे ही जैसा कि हमारा ये लेबल का काम हो रहा था, नहीं। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेकेंड इनपुट एलिमेंट है ईमेल का, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, फॉर एलिमेंट यूज कर ले रहे हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, ईमेल नाम दे दिया इसको, और देन यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी एट्रीब्यूट यूज कर लिया, ठीक है, ईमेल। फिर अब क्या होगा, अब ईमेल पे भी क्लिक करेंगे तो अपने आप ही हमारा बॉक्स क्या हो जा रहा है, हाईलाइटेड हो जा रहा। तो अभी हमने क्या देखा कि लेबल एट्रीब्यूट में जो हम फॉर एट्रीब्यूट है बेसिकली लेबल एलिमेंट में, और वो और हम किसी इनपुट एलिमेंट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस पार्टिकुलर इनपुट एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, एक आईडी एट्रीब्यूट देना होगा। उसकी जो वैल्यू होगी वो जो कि लेबल एलिमेंट में फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अभी इस जो भी हमारा ये इनपुट एलिमेंट है इसको हम और भी स्पेसिफाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अलग अलग टाइप का ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये इनपुट एलिमेंट जो है, इनपुट एलिमेंट का यूज करने पर अगर हमने इसमें ये तो स्पेसिफाइड नहीं किया ना कि किस टाइप का ये इनपुट एलिमेंट है, नहीं। दोनों तो सेम कॉमन काम करेगा, दोनों में हम सेम तरह का एलिमेंट या वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अगर जब तक कि हम स्पेसिफाई ना करें कि हाँ ये इनपुट इस काम के लिए, ये इनपुट इस काम के लिए, बेसिकली वैलिडेट ना कर, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइंड कर सकते हैं इनपुट का टाइप, कि इस इनपुट में आप इसी टाइप का कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस इनपुट को एक टाइप क्या दे देते हैं एट्रीब्यूट में, टाइप बेसिकली क्या है, एट्रीब्यूट है। आ, ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, बट आपको क्या करना, मोस्टली हम जब यूआई बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम यूजर से ना जिस तरह का डेटा चाहते हैं उसी तरह का डेटा वो फिल करें, नहीं। जैसे जस्ट लाइक कि अगर आप यूजर से चाह रहे हैं कि वो अपना एज इंटर करे, तो आप एज की जगह पे वो टेक्स्ट ना इंटर करें बल्कि नंबर में ही करें। तो हमें उसके लिए पहले से ना वैलिडेट कर देना होता है कि सामने वाला कुछ अगर गलत भी टाइप कर रहा है तो उसको एक मैसेज शो हो जाए, नहीं। तो बेसिकली ये टाइप क्या कर रहा है, एक वैलिडेशन का काम कर रहा है। वैलिडेशन क्या है कि पहले से यूजर को पता होगा कि हमें इस बॉक्स में किस तरह का कंटेंट फिल करना है। तो टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके हम टाइप बता सकते हैं पहले से ही, है ना, अपने ब्राउजर को कि इसमें किस तरह का कंटेंट फिल करना है। तो टाइप में हम पहले हम क्या कर दे रहे हैं, क्योंकि नाम है तो टेक्स्ट से काम हो जाएगा। किसी भी क्योंकि नाम एक स्ट्रिंग ही होगी, बेसिकली उसको हम टेक्स्ट दे सकते हैं, टाइप नहीं। उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड इनपुट है उसको हम क्या दे सकते हैं, टाइप, क्योंकि वो ईमेल है। तो ईमेल भी एक टाइप है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ईमेल, ठीक है। तो अब दोनों ये टाइप एट्रीब्यूट देने से देखिए हमारे इसमें अंतर क्या आया। जैसे कि हमने पहले को क्या टाइप दिया है, टेक्स्ट दिया है, जिसमें हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट, नहीं। क्लियर, सही है। नंबर भी एक टेक्स्ट ही होता है, बेसिकली वो नंबर आप डिफाइन कर रहे हो बट टेक्स्ट की तरह। अगर ऐसे जा करके अगर ईमेल में दूसरे को हमने क्या किया है, ईमेल दिया है, नहीं। अगर मान लो पहले को मैं, अगर पहले में हमें नाम मेंशन करना था एज ए टेक्स्ट तो हमने कर दिया, दूसरे को हमने क्या किया है, टाइप हमने दे दिया है ईमेल। तो ईमेल बेसिकली क्या होता है, ईमेल में एट द रेट लगा होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें सिंपली बस मैं प्रदीप ही लिखता हूँ और कुछ लिख के विदाउट एट द रेट हम क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, अपने आप एक वैलिडेशन आ जा रहा है, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, नहीं। कि आपको यहाँ पे क्या है, एट द रेट आपको मेंशन करना ही होगा। बट अगर यही चीज अगर हम यहाँ पे अगर एक ईमेल टाइप ने दिए होते तो ये एरर मैसेज नहीं आता। जैसे एग्जांपल के अगर मैं इसको हटा दूं, टाइप को हटा दूं और मैं इसको सेव करके फिर से अगर सेम टाइप करें तो यहाँ पे सेम मैसेज करने पे हमें कोई अंतर नहीं आएगा।
ठीक है, कोई एरर का मैसेज नहीं आएगा। जस्ट लाइक प्रदीप करके अगर मैं सबमिट करता हूँ तो फॉर्म हमारा क्या हो गया, सबमिट हो गया। नहीं, तो टाइप का अंतर समझ आ रहा है कि टाइप बेसिकली क्या करता है कि यूजर को ना वैलिडेट करता है कि आप किस तरह का इनपुट फिल करना है। ठीक है, तो अब हमारे मन में क्या आ रहा है कि अगर हमें फॉर्म बनाना है तो हमें ये जानना होगा किस किस टाइप का हमें डेटा चाहिए सामने वाले से। नहीं, ठीक है, तो HTML में बहुत सारे टाइप हैं इनपुट एलिमेंट के, बट आपको हर फॉर्म में हर टाइप के एलिमेंट का यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इनपुट एलिमेंट का, बट मोस्टली फॉर्म में हम किस किस टाइप के इनपुट एलिमेंट यूज करते हैं उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया टाइप। देन चलो टाइप प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ और एलिमेंट का प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब एक दूसरा इनपुट एलिमेंट हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए पासवर्ड अगर हमें बनाना है, पासवर्ड सामने वाले से लेना है यूजर से, तो हम उसको क्या सिंपली जैसे पहले तो एक ड्यू में रैप कर ले रहे हैं क्योंकि हमें ब्लॉक एलिमेंट बनाना है। देन उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनपुट एलिमेंट, जैसा कि हमें पता है कि इनपुट एलिमेंट में, बट इसका टाइप हमें क्या देंगे, हम लोग पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड देने से क्या होगा, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो भी हम इनपुट डालते हैं वो शो नहीं होता है, बल्कि डॉट 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 के रूप में दिखता है। नहीं, तो जैसे ही हम इसका टाइप पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे जब भी हम कोई चीज इनपुट डालेंगे तो वो ना किसी थर्ड पर्सन को दिखेगा नहीं। ठीक है, साथ ही में इसको भी हम एक लेबल दे दे रहे हैं, लेबल एट्रीब्यूट, लेबल एलिमेंट, जिसमें फार एट्रीब्यूट का यूज कर ले रहे हैं, जिसको हम क्या कर दे रहे हैं, पासवर्ड नाम दे दे रहे हैं, फार उसकी वैल्यू। और देन अगर हमने फार यूज किया है तो अब इस बात यहाँ पे हमें एक आईडी देनी होगी और उसकी वैल्यू हमें क्या करना होगा, पासवर्ड। समझ में? चलो, जो फर्स्ट टाइम है अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप बता देना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनको भाई पहले पढ़ चुके हैं तो उनको ऑब्वियस बात है कुछ कंफ्यूजन भी होगा तो जाकर सॉल्व कर लेंगे, बट उसको ना समझ में आए बता देगा। ठीक है, तो पासवर्ड इनपुट करने पर हमें हमें क्या मिल रहा है कि अब यहाँ पे जो भी चीज हम इंटर कर रहे थे देखो डॉट डॉट में दिख रहा है। नहीं, बट ईमेल में हमें क्या कर रहा था, जो भी हम इंटर कर रहे थे वो सब कुछ हमें दिख रहा था, नहीं कोई भी देख सकता था। तो पासवर्ड में टाइप अगर हम पासवर्ड करते हैं तो हमारा यूजर इसमें ऑलरेडी एक स्टाइलिंग कर देता है कि हमारा टेक्स्ट को हाइड कर देता है और उसमें सिर्फ वही दिखता है डॉट डॉट। ठीक है, उसी तरीके से हम एक और कोई टाइप बना सकते हैं। टाइप क्या बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट, जैसा कि आप फॉर्म में देखते हैं कि आपको ना नंबर, अगर मान लीजिए सामने वाले का एज भी इंटर करवाना है तो एज हमेशा नंबर में होते हैं। ठीक है, तो एक नंबर टाइप मोस्टली लोग यूज करते नहीं है, शायद आप लोग भी नहीं किए हैं, बट चलो करके देखते हैं। हम लोग नहीं किया कभी यूज, क्यों आदित्य जी, नंबर के लिए क्यों जी सर, नंबर के लिए नहीं। किया है? नहीं किया है? हमें पता है। ठीक है, तो अगर हमें सामने वाले से एज पता करना है, एज के लिए डाटा लेना है, तो हम नंबर इनपुट यूज करवा, हम लोग इसके लिए टाइप यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इनपुट एलिमेंट में यहाँ पे हम नंबर जैसे ही हम यूज करते हैं नंबर, तो क्या होगा, आईडी देते हैं, नाम भी हटाते हैं। नाम अभी और सारे एट्रीब्यूट ना अभी प्रैक्टिस करते हैं और जानते भी पढ़ेंगे भी क्यों हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने एज एट्रीब्यूट किया, देखो अब क्या हुआ, हमारा यूआई देखो, जैसे हमने नंबर यूज किया, क्या किया था हमने, नंबर ही तो किया था। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमारा क्या आ रहा है कि अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम अगर फिल कर रहे हैं तो देखो नंबर में अपने आप ना नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। नहीं, ये एक सिंपल सा, बाकी बाकी आपको इनपुट बॉक्स में नहीं दिखा, बट नंबर जैसे हमने किया नंबर को नहीं, आगे और पीछे बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। नहीं, अभी देखिए हमारा नंबर क्या हो रहा है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ा, नहीं जस्ट लाइक अगर हमें 32, 33, 34, 35, 35, 36 इंक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज भी एक स्टेप से ही हो रहा है। तो हमें कुछ तो अगर मान लें हम तो चाहते हैं कि नंबर हमारा 5
नंबर से अपनी इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कुछ करना होगा। क्यों? ठीक है, करते हैं। अगर मान लीजिए हम सपोज दैट हम चाहते हैं कि हमारा नंबर ऑलरेडी एक पार्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो, नहीं, और एक पार्टिकुलर नंबर से बियॉन्ड ना जाए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस इनपुट एलिमेंट में बेसिकली कुछ और भी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं, कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। एक पहला, जैसे मैंने क्या बताया, मीन एट्रीब्यूट यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं, जस्ट लाइक मान लीजिए सपोज दैट आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो डीएल वेल बनाती है, नहीं, तो वहां पे आपको आपको पहले से पता है कि किसी की एज अगर 18 से नीचे है तो फिल ही ना कर पाए हमारा फॉर्म। नहीं, तो मिनिमम एज आपने क्या कर दिया कि 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, और देन उसके बाद मैक्स एज भी अगर आपको लगता है कि यार इसके बाद तो क्या ही लोग गाड़ियां चलाएंगे, तो आप 80 ईयर कर सकते हैं, 80 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हमने मीन और मैक्स दो एट्रीब्यूट का यूज किया तो देखो अब हमारा यूआई कैसे दिखेगा, कि जैसे ही हमने यहाँ पे अगर 18 ईयर्स से नीचे अगर 15 डालते हैं और देन सबमिट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा कि वैल्यू क्या लिख के आ रहा है ऑलरेडी हमारे यूआई में, कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 18। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू का यूज कर लिया था। नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमें अलग अलग टाइप्स और अलग अलग एट्रीब्यूट जानने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब आप अलग अलग, और ये बड़ा ही इजी है, बस आपको ना एक बार बस देखने की और समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने क्या क्यों बोला था कि 4-5 टाइप के ना फॉर्म बनाइए, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए। तो थ्योरी हम लोग डिस्कस कर ही ले रहे हैं कि हमें कब किस सिनेरियो में कौन सा एट्रीब्यूट या एलिमेंट यूज करना चाहिए, वो अभी यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। बट यहाँ पे आपको इजी तो लगेगा, बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि अभी हमने क्या किया कि इसमें दो एट्रीब्यूट और ऐड कर दिया, मीन और मैक्स का, तो उससे हमारे यूआई में एक अंतर आ गया कि हमारा मीन अगर हमने मिनिमम जो भी वैल्यू दिया उससे कम किया तो ऑलरेडी हमारा एक वैलिडेशन उसमें ऐड हो गया कि वो वैल्यू के साथ हमारा फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। नहीं, तो यूजर को या तो मिनिमम 18 18 उसको फिल करना ही होगा या एग्री कर। ठीक है, और देन अगर मान लीजिए वो सपोज दैट वो 18 फिल करता है, तो फिर हमारा एरर तो नहीं आएगा, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नहीं, बट अगर अभी हम 18 फिल करने के बाद अगर हम नंबर को इंक्रीज करते हैं तो एक ही पॉइंट से एक ही नंबर से वो इंक्रीज हो रहा है। नहीं, बट हम क्या चाहते हैं, चलो एक नंबर से नहीं बल्कि है ना 5 नंबर से वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, स्टेप। नहीं, स्टेप में हम बता सकते हैं कि कितने स्टेप से वो इंक्रीज करते हैं। मान लो हमने 5 स्टेप से हमने इंक्रीज करवाया, देन उसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पे जस्ट लाइक 20 डालते हैं, 20 के बाद 21 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, अच्छा 18 नहीं, यहाँ पे सेव नहीं किया था। अच्छा, 18 बाई डिफॉल्ट नंबर था मिनिमम वैल्यू। हाँ, ठीक है, वैल्यू अभी हमने फिल नहीं किया है, तो इनिशियल वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो कर देता हूँ। एक वैल्यू आप और यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अभी क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज या एट्रीब्यूट यूज नहीं किया वैल्यू का, तो वैल्यू आप यहाँ पे या तो यूज कर लीजिए या तो जो मिन वैल्यू था वो उसने ले लिया था। तो अगर मिनिमम वैल्यू अगर हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया, तो अभी क्या होगा कि हमारे हमारे फॉर्म में ऑलरेडी 20 है। अब इसको जब भी मैं इंक्रीज करूंगा, ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5 से इंक्रीज नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, 5 से इंक्रीज हो रहा है, नहीं 48 43 नहीं 38। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, सर ये वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों लगाया है? वैल्यू एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है ना, कि इस इनपुट जो इनपुट बॉक्स है आपका, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी वहां पे इनपुट जो करेंगे तो एज ए वैल्यू हुई तो वो सेंड होगा ना फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे अगर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, तो बेसिकली इनिशियल वैल्यू उसके क्या है, 0 है। फिर उसके बाद जो हम फॉर्म, या तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई इनपुट बॉक्स आपने बनाया, ठीक है, तो अगर इनपुट बॉक्स में अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं देते हैं,
और उस इनपुट बॉक्स में हमने रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं दिया है, तो सामने वाला बिना उस बॉक्स को फिल किए भी सबमिट कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोगों ने ये जो भी हमने इनपुट ये बॉक्स बनाया था, इसमें हमने क्या किया है, इस बॉक्स को रिक्वायर्ड तो किया नहीं है कि आपको रिक्वायर्ड करने की जरूरत ही है कि आपको इस बॉक्स में कुछ नंबर डालना ही है, इस बॉक्स को फिल करना ही है। ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया है। तो बिना इस फील्ड को फिल किए भी हम क्या कर ले रहे हैं, सबमिट कर दे रहे हैं। कर पा रहे हैं सबमिट? यस सर। एरर नहीं आ रहा है, तो हमारा फॉर्म तो सबमिट हो गया। बट अब इस फॉर्म की कोई वैल्यू तो हम यहाँ पे इंटर, अगर मैं इसमें कुछ इंटर करके भेजूंगा तो वैल्यू में हमारे बैकएंड में जो फॉर्म का डेटा जाएगा तब तो ये ट्रिपल पी चला जाएगा, नहीं सबमिट करेंगे तो। बट अगर हम फॉर्म को फिल किए सबमिट कर दिए, क्योंकि हमने वैलिडेशन में रिक्वायर्ड तो किया नहीं था, तो हमारे पास कोई वैल्यू वहाँ पे गया ही नहीं। हम चाहते हैं कि बाई डिफॉल्ट अगर यूजर इनपुट में अगर वैल्यू नहीं भी डालता है तो भी बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू ना हमारे पास आ जाए। नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू प्रॉपर्टी दे देते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इनिशियल वैल्यू है। जैसे लाइक यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट नेम दिया, तो अगर हम इसको जब सबमिट करेंगे, अगर मैं वैल्यू प्रॉपर्टी दे दिया हूँ, तो अगर वैल्यू प्रॉपर्टी देने के बाद अगर मैं इसको सबमिट करूँ, मान लीजिए जैसे सपोज है प्रदीप, ठीक है। तो वैल्यू प्रॉपर्टी का काम क्या है कि वैल्यू प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसमें ना इंटर है, नहीं तो अगर मैं कुछ भी नहीं इंटर करूंगा तो भी हमारे पास इस बॉक्स से क्या वैल्यू जा रही है, प्रदीप, नहीं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। नहीं हमारे पास क्या है, अगर हम प्रदीप नहीं, हम क्या भेजना चाह रहे हैं, हम क्या, हमारा नाम अगर मान लो सपोज संदीप है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। तो वैल्यू प्रॉपर्टी हम इसलिए देते हैं कि अगर मान लीजिए जरूरी नहीं कि हर इनपुट बॉक्स में आपको देने की जरूरत ही पड़े, शायद में भी आपको जरूरी ही नहीं है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू जाना ही चाहिए। इसकी इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब बैकएंड में वैलिडेशन या फिर जब भी मान लो डेटाबेस में आप इम्पटी वैल्यू तो नहीं स्टोर करवा सकते हो ना, सिंपल। क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत सारे ना लॉजिक लिखे होते हैं, तो डेटाबेस में आप बिना वैल्यू का ना उसको डेटाबेस को फिर नहीं कर। डेटाबेस में जो भी आप जिस भी टाइप का डेटा लेना चाह रहे हो तो उसके पार्टिकुलर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या है, कुछ कोड आप ऐसे लिखे होते हैं जो कि आपको ना बाई डिफॉल्ट एरर वहां पर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, या तो यूजर उसको फिल कर दे, या तो आप अगर वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज करना चाह रहे हो तो आपको एक काम कर देना चाहिए। क्या कर सकते हैं, क्या आप इस फील्ड को ना एक दूसरा एट्रीब्यूट दे सकते हैं, वो क्या है कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे दिया आपने, तो क्या होगा, आप सामने वाला जब तक इस फील्ड को भरेगा नहीं तब तक हमारा फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा। तो मजबूरी है, आप उसको फॉर्म को फिल करना ही पड़ेगा, इस फील्ड को उसको सबमिट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने आप डेटा हो गया। तो दो में से एक, जरूरी नहीं कि आपको वैल्यू एट्रीब्यूट कंपलसरी है कि आपको करने की जरूरत है। बट अगर आप मान लीजिए रिक्वायर्ड दे दिए तब तो हमारा वैलिडेशन ही ऐसा है, जब तक उस फील्ड को फिल नहीं किया जाएगा, वैल्यू नहीं कुछ दिया जाएगा, तब तक वो सबमिट ही नहीं होगा। नहीं बट अगर आपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू दे दीजिए, ताकि अगर यूजर नहीं कोई वैल्यू देता है तो भी एक वैल्यू के साथ आपका फॉर्म सबमिट हो। ठीक है। सर ये स्टेप्स तो वर्क ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करना? स्टेप्स 5 दिया है तो वो हम्म। स्टेप्स हो ही नहीं रहा, उसमें डायरेक्ट 18 19 20 वगैरह ऐसे हो रहा है। ऐसा है? हाँ। मैंने मेरे पांच में तो हो रहा है। 5 नंबर छोड़ के नहीं आ रहा है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे किया कोई भी नंबर दिया, तो इसमें तो 5 से तो 18 बेसिकली मिनिमम वैल्यू हमने दे दिया था, और उस पे हाँ 5 से ही तो इंक्रीज हो रहा है। मेरे में नहीं हो रहा है 5 से इंक्रीज। आप देख लीजिएगा कुछ मैं चेक वैसे कर तो रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। अभी तो आपके सामने ही मेरा इंक्रीज हो रहा है। हाँ। नहीं हो रहा? हो रहा है। तो देख लीजिएगा कुछ शायद में भी है ना एट्रीब्यूट देने में आपको प्रॉब्लम, इस केस देख लीजिएगा। बाकी वो सारी चीजें कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसा इसमें तो लिखा नहीं है कि नहीं आप। ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम स्टेप देते हैं और जो भी हमने वैल्यू दे रखा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमने 18 दे रखा है, वहां से उसको 5 5 5 स्टेप में वो एक मिनिमम वैल्यू को अपना इनिशियल वैल्यू की तरह ले रहा है वो।
फिर वहां से आपका इंक्रीज करना। क्लियर? ठीक है सर। स्टेप लेकिन 5 ही हो रहा है। क्यों आकांक्षा जी, नहीं हो रहा है? क्या आज लैपटॉप लेके नहीं बैठी हैं? लो। हेलो, क्या नो क्या सर, होता लेके है? बैठी हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। सर हो गया हो गया। हो गए? वो मैं ना हो गए? स्टेप्स लिख रहा था, स्टेप लिखना था, एस हाँ, लगा दे ठीक रहा था। है। ठीक है, वो होता ही है। चलो, तो ठीक है। तो समझ में आया कि हम लोगों ने कितने एट्रीब्यूट यूज कर लिया। हमने क्या देखा कि जब भी कोई भी हम इनपुट एलिमेंट बनाते हैं, तो उसमें पहले तो हम एक टाइप एट्रीब्यूट दे देते हैं। टाइप एट्रीब्यूट देने से क्या हो रहा है कि हम उस इनपुट में हमें क्या किस टाइप का डेटा लेना है वो हम पहले से डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग टाइप का डेटा लेने के लिए हम अलग अलग टाइप का इनपुट यूज करते हैं। अब कितने टाइप के इनपुट हम यूज कर सकते हैं? अब देखो, सारा प्रैक्टिस मैं क्या ही करवाऊँ, बट मोस्टली हम कर ले रहे हैं। बट कुछ दो चार अगर छूट जा रहे हैं तो आप सिंपली W3 स्कूल पे चले जाइएगा। बट जरूरी भी नहीं कि देखो, जैसे कि एलिमेंट ही है, HTML एलिमेंट 140 है, बट हम तो नहीं यूज करने वाले क्योंकि आप हर फॉर्म में उतना यूज करने ही वाले नहीं। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जब फॉर्म बनाते हैं तो ईमेल आईडी लेते हैं, सामने वाले का पासवर्ड लेते हैं, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर एक बॉक्स देते हैं जहाँ पे वो अपना मैसेज टाइप कर सके। तो वो भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। या तो हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स या रेडियो बटन का यूज करते हैं, नहीं, जहाँ पे हम उनको सेलेक्ट करवाते हैं स्पेसिफिक, अगर उनके पास कोई स्किल है तो कौन कौन से स्किल के लिए हम वैसा यूआई बना देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि सामने वाले से अगर डेट, उनका डेट ऑफ बर्थ कैप्चर करना लेना है इनपुट में, तो हम उसके लिए एक उनको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किस टाइप का एट्रीब्यूट होता है आदित्य जी? कौन सा सर? बताइए। जब अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है तो किस तरह का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं? टाइप में। क्या? टाइप में ना सर? फाइल में एट्रीब्यूट लेते हो आप? अगर फाइल में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लेना नहीं तो नहीं फाइल में। नहीं, जो इनपुट में आपने टाइप डाला है ना उसी में पूछ रहा है ना, पीओबी के लिए क्या लेना होगा। हाँ हाँ, कि अगर मान लीजिए अगर हमें सामने वाले का इस फॉर्म में ना डेट ऑफ बर्थ भी लेना है एज ए इनपुट, तो क्या कौन सा एलिमेंट यूज कर सकते हैं इनपुट में, कौन सा टाइप एलिमेंट इनपुट में? बर्थ करके आया बस। था, टाइप एट्रीब्यूट लिखिए। क्या? टाइप एट्रीब्यूट लिखिए, फिर उसकी वैल्यू में ना नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा था कुछ। अच्छा, चलो। अरे कैलेंडर हम यूज कर लेंगे भाई, कैलेंडर में से ही तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा। ठीक है, चलो। तो दूसरा एलिमेंट यूज करते हैं हम लोग, कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं? ये ड्यू किसका हमने करते? अच्छा, इस ड्यू में हमने गलत रैप कर दिया। इस ये ड्यू इसका है बटन। सही। अब सही। आ, ठीक है। तो अभी हमें मान लीजिए सपोज दैट सामने वाले से क्या करना है, जस्ट लाइक उसका प्रोफाइल पिक लेना है। ठीक है, कि वो अपना फॉर्म में हम उसके ना उसका एक फोटो भी रखना चाहते हैं ताकि हम अपने वेबसाइट पे उसका है ना एज ए प्रोफाइल पिक दिखा सके। तो उसके लिए भी हम बेसिकली एक फाइल इनपुट एलिमेंट देते हैं ताकि वो फाइल, क्योंकि जो भी है वो अपने वेबसाइट का जो भी होगा, जो भी फोटो होगा उसका एक पाथ ही देगा। पाथ एक स्ट्रिंग की तरह होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हम एक फाइल इनपुट टाइप का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर देखें तो अगर मान लीजिए हमें किसी का इमेज लेना है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहला एक लेबल यूज कर ले रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटो लिख ले रहे हैं। ठीक है। क्यों करण जी, सही है सब कुछ? कि कोई प्रॉब्लम? टेक्स्ट टाइप क्या होगा हमारा? अगर देखिए, हमारा BS कोड भी ना हमें कुछ सजेस्ट तो कर ही देता है अगर आप चाहें। तो अगर आप सिंपली टाइप करने के बाद अगर टाइप मेंशन करिए, देन उसके बाद ना आपको मैक्सिमम टाइप, जितने भी टाइप है ना, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखिए इतना टाइप है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं
कि एक एक टाइप कर करके ना इनपुट लिखिए, और उसमें जितने भी टाइप है, टाइप एलिमेंट में ना ये सारा टाइप फिल कर करके ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हमने ईमेल कर लिया एक टाइप। दूसरा हमने क्या क्या किया, और कौन सा किया हम लोगों ने, बटन, तो चलो एक एलिमेंट ही हो गया, टाइप टेक्स्ट नहीं है इसमें। पासवर्ड कर लिया हम लोगों ने, ईमेल कर लिया और पासवर्ड कर लिया। टेक्स्ट चलो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो वो अपना वो दिखा नहीं रहा इसमें। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड करने के बाद ये फाइल टाइप जो दिख रहा है, फाइल नहीं, तो हम इसको करने जा रहे हैं फाइल टाइप। तो अब क्या होगा, जैसे हमने टाइप किया क्या फाइल, तो देखिए बेसिकली क्या होगा कि हमें एक ऑब्वियस कैसा दिख रहा है, ये इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है कि अभी कोई फाइल सेलेक्ट नहीं। बट जैसे हम चूज फाइल पे सेलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो भी फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, आप अपने पेज से कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप ऐसा कोई फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे सामने वाले से क्या करना है आपको, इमेज या वीडियो उसकी लेनी है, तो आप क्या कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, ये वाला एलिमेंट यूज करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो बनाना सर। है आज आप लोगों को, प्रैक्टिस करके करके आइएगा, फॉर्म बहुत जरूरी है। तो ऐसा मत बस देखते हुए मत जाइए, इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा अगर ना समझ में आया तो। बट जितने भी टाइप मैं भी यहाँ पे करवा रहा हूँ वो तो करिए ही करिए, बट दूसरे भी टाइप ने एक बार प्रैक्टिस करके रहिए, ताकि ना आपके पास आइडिया होगा अगर मुझे इस टाइप का फॉर्म बनाना है, इस एलिमेंट का यूज करना है। ठीक है, तो फाइल टाइप ये कर ले रहे हैं, और देन साथ ही में क्योंकि हमने लेबल एट्रीब्यूट यूज किया है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, क्योंकि लेबल और इनपुट को कंबाइन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जो फॉर एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है, वही हमें यहाँ पे एक आईडी एट्रीब्यूट देके उसकी वही वैल्यू सेम रखना होगा। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, फोटो होगी नहीं, ताकि दोनों इंटीग्रेट हो जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, हेलो। देन उसके बाद चलो, अगर हमने क्या किया, अगर हमें सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ भी लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक और एलिमेंट बना ले रहे हैं जिसका टाइप क्या हमें करना होगा। पहले तो एक लेबल में हम क्या कर रहे हैं, डीओबी लिख ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। देन उसके बाद हमारा टाइप क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने क्या बताया था, अगर टाइप इंटर डेट। करने के बाद, डेट। हाँ डेट। तो डेट देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, डेट में कई सारे आपको देख रहा है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए लोकल डेट ना, बेसिकली लिखने का तरीका बस आपको बदलेगा। अब देख लीजिएगा, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, डेट एट्रीब्यूट ले ले रहे हैं डायरेक्टली, और इसकी आईडी हमें क्या करनी होगी, फोटो के बजाय क्या करना होगा, डीओबी लिखना होगा नहीं, ताकि कंबाइन कर सके। तो ये हमें किस तरह का इंटरफेस देता है, प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दे दिया, क्योंकि हमने डेट एट्रीब्यूट, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया नहीं। क्लियर? तो अभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ से आप जाके आप ना ये ईयर्स मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ठीक है, जहाँ पे देखो मिनिमम का कोई ऐसे यहाँ पे है ही नहीं, बट आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक मिनिमम एज से शुरू हो, मैक्सिमम कहाँ तक का एज ब्रैकेट हो, तो आप कोई मिन और मैक्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? देन उसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर, एलिमेंट यूज कर सकते हैं हम लोग, हाँ एक मैंने क्या बताया था, रेडियो बटन नहीं। बताओ कोई बनाया, कभी रेडियो बटन बनाया आप लोगों ने, चेक बॉक्स रेडियो बटन नहीं बनाया? क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, रेडियो बटन के लिए हमें उसका यूआई कैसा होता है, सिंपली जस्ट लाइक मान लीजिए आप सामने वाले से ना ये चेक करना चाह रहे हैं, उसको मतलब एक इंटरफेस देना चाहे कि हम उससे सेलेक्ट करवाने पाए कि कौन कौन से स्किल उसके पास है नहीं, तो वो इंटरफेस देना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कि ऑब्वियस बात है कि पहले एक ड्यू लेते हैं हम लोग। ठीक है, ड्यू में इस ड्यू में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पहले तो स्किल जो भी हम इंटरफेस देना चाह रहे हैं वो कर लिया। देन फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ड्यू ले रहे हैं। उस ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें लेबल देना है, लेबल में हम क्या कर रहे हैं,
जो भी आपको यहाँ पे करना है चेक बॉक्स में, लेबल क्या स्किल में जो भी आपको देना है, जस्ट लाइक चलो HTML हो गया। देन इसकी इनपुट वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट टाइप क्या होगा यहाँ पे हमारा, चेक बॉक्स बना रहे हैं तो चेक बॉक्स हो जाएगा टाइप, नहीं। और ऊपर हमारा फॉर में क्या है, HTML है, तो यहाँ पे ID में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगा, HTML। ठीक है। और देन उसके बाद हमारा क्या होगा, एक और एलिमेंट बनाते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं। ये तो हमारा HTML स्किल के लिए हो गया, नहीं। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी स्किल अगर मान लो हमारे पास CSS की है, तो हम क्या कर सकते हैं, CSS के लिए एक बना ले रहे हैं बॉक्स, CSS भी सामने वाला सेलेक्ट कर सके। कितना कम प्रैक्टिस करते हो आप लोग बताओ। और लोगों को लगता है कि यार ठीक है, HTML और CSS ही तो है, इसलिए तो आप लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो। क्योंकि जैसे ही करने बैठते होगे, आपको लगता होगा अरे इतना सारा काम है, तो आप दो चार लाइन, 2 4 10 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद छोड़ देते हो, नहीं। चलो, तो ये हो गया। वैसे एक और बॉक्स हम बना ले रहे हैं किसके लिए, स्किल के लिए। जितना भी आपको सेलेक्ट करवाना है उतने आप बना सकते हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो JS उसका नाम दे रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट सामने ID JS, ठीक है। क्लियर। अभी मैं इंटरफेस देखूंगा, देखो क्या दिख रहा है सामने, स्किल दिख रहा है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों अलग अलग लाइन में। अगर आप चाहें कि इसको एक ही लाइन में लाना है तो हमें क्या करना होगा, अभी अभी इंटरफेस में क्या हो रहा है, स्किल के नीचे हम चाहते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो भी अलग अलग रो में दिख रहा है, उसको हम एक ही रो में बेसिकली 3 कॉलम की तरह दिखा दें। तो क्या करना होगा, कौन बताएगा। सर डिव से हटा देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। सिंपल नहीं, ड्यू से हटा देते हैं तो ऑलरेडी फिर जो भी है इनपुट एलिमेंट बेसिकली इनलाइन एलिमेंट के। तो अगर आप चाहें तो इस ड्यू को, जो भी ड्यू है, हटा सकते हैं। ये ड्यू हटा दिया, जो जिसमें हमने रैप कर रखा है ये सारे स्केल को, इन सबको हटा दिया। तो क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट ऐसे दिखेगा। अभी देखना, तो अभी देखो क्या दिख रहा है हमारा। अभी एक चीज आपको और दिख रहा है कि आप स्किल HTML वो सारी चीजें एक ही में रैप हो गई, क्योंकि हमने आउटर ड्यू में वो कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्किल को पार्टिकुलर किसी दूसरे एलिमेंट में, जो ब्लॉक एलिमेंट उसमें रैप कर सकते हैं, नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, H2 में कर ले रैप, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। तो आप देखिए क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आप जिस तरह का UI चाहेंगे, तो देखिए अभी क्या होगा कि स्किल के नीचे ये सब कुछ आ रहा है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। आप जो भी आपके पास स्किल, आप इसमें क्या है कि मल्टीपल चेक बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं। बट अगर इसके जगह पे, चेक बॉक्स के जगह पे, अगर हम लोग एक रेडियो बटन आता है, नहीं, जैसे चेक बॉक्स होता है वैसे रेडियो बटन होता है, ठीक है। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में अंतर क्या है, वहां पे हम सिर्फ एक ही बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मल्टीपल बॉक्स होंगे। तो उसका यूज हम तब करते हैं जस्ट लाइक किसी का जेंडर अगर हमें पता करना है, तो जेंडर बेसिकली ऑब्वियस बात है किसी भी पर्सन का एक ही होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, रेडियो बटन का यूज करेंगे, ना कि हम लोग चेक बॉक्स का यूज करेंगे। ये होमवर्क है आपके लिए, एग्जैक्टली चेक बॉक्स की तरह ही होगा रेडियो बटन। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि चेक बॉक्स में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर होगा, तो इजीली बनेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने उसको होमवर्क में दे दिया है कि थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा आप लोग। बट इंटरफेस आपको सेम ऐसे ही दिखेगा, जस्ट लाइक स्किल की जगह पे आपने जेंडर लिख दिया, बाकी ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में आपने मेल फीमेल और बाकी अदर्स ऑप्शन दे दिया जो भी आपको देना है। बट ये इंटरफेस आपको लेके आना है, तो नोट डाउन नोट्स में अपने लिख लीजिए होमवर्क के लिए कि आपको क्या करना है।
रेडियो बटन बनानी है। ठीक है, हो जाएगा। बट इतना काम किया करो डेली का ना, होमवर्क करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर और भी फास्ट हम लोग जा सकते हैं। वैसे भी फास्ट तो है ही, एक हफ्ते में अगर हम लोग ये सब चीज पढ़ ले रहे हैं फास्ट है, बट और भी अच्छा कर सकते हैं। नहीं, जहाँ पे ज्यादा टाइम होगा, जो भी CS जावा स्क्रिप्ट में हम लोग ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट को भी तेज कर लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग CSS और HTML में ज्यादा टाइम लगाओगे तो प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को और डीप में और आराम से पढ़ें हम। ठीक है, तो HTML CSS तो रेडियो बटन आप बना लीजिए। साथ ही में अब जैसे कि अभी हमारे पास क्या है कि देखिए ना, अब बाय डिफॉल्ट अगर आप मान लीजिए इस टैक्स में ना, अगर आप कोई भी अब नंबर आप इसमें टैक्स फिल करिए तो क्या होगा, एक समय के बाद अगर मान लीजिए सपोज कितने मैक्सिमम कितने भी आ जा रहा है, नहीं कोई इसमें लिमिट तो नहीं है आ रहा है। बट इसकी भी लिमिट हम दे सकते हैं कि कितना अगर इसमें हमें टैक्स आना है। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए सपोज फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिस, क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट नेम उसने कुछ भी दिया, अब उसका नाम मान लो सपोज दैट किसी का नाम ही इतना बड़ा है कि 100 कैरेक्टर या फिर 200 कैरेक्टर का नाम ही है, और आप उसके नाम को ना वेबसाइट के, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वो यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, तो पूरा नाम ही अगर उसका इतना बड़ा नाम वो लिखेगा तो उसका इतना बड़ा नाम तो आपका पूरा UI खराब हो जाएगा। नहीं, तो आप चाहेंगे कि वो नाम मैक्सिमम कितने करेक्टर होना चाहिए ताकि आपकी UI में वो फिट हो जाए। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? इससे इससे ज्यादा ना इसमें इंटर करे नहीं, करे ही ना बोलना, अगर उसका नाम बड़ा भी हो तो भी उसको शॉर्ट में ही लिखना पड़े। नहीं, ये होमवर्क है आपका। सर्च करेंगे दूसरा होमवर्क कि कैसे हम इनपुट बॉक्स में, इनपुट टेक्स्ट में हम करेक्टर लिमिट कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देन उसके बाद हम चाहते हैं क्या कि अगर मान लीजिए सपोज अगर हमें उस सामने वाले से फीडबैक लेना ही है तो हम इनपुट बॉक्स में ना लेके बल्कि हम उसके लिए स्पेशल टाइप का एलिमेंट यूज कर लें। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट एरिया करके एलिमेंट होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। कर ले, क्लियर। तो करते हैं आज उसकी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, एक दूसरा एलिमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ड्यू में रख रहे हैं। ड्यू के अंदर हमारा क्या होगा, इनपुट सॉरी, एक लेबल देते हैं। लेबल में हमारा क्या होगा, फॉर में टेक्स्ट मैसेज कर ले रहे हैं, फॉर में मैसेज ही इसीलिए हम बना रहे हैं मैसेज। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक इनपुट टाइप लेना है। इनपुट टाइप में अगर आप देखो ना चाहो तो आप डायरेक्टली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इनपुट लिखिए, कॉलन लगाइए। अगर आपको जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये सब कुछ अपने आप यहाँ पे ना, तो आप जैसे मान लीजिए हमें क्या बनाना है, टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो अब यहाँ से भी अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो है कहीं पे, नहीं है, कभी दिखाता कभी नहीं दिखाता, छोड़ टाइप। तो इनपुट अगर हमने लिया, इनपुट में हमें क्या करना है, टाइप में क्या करना है, क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया ही होता है सर। टेक्स्ट एरिया ही होता है ना, तभी तो मैं सोच रहा हूँ इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। एक साथ लिखा होता है कि बीच में कोई लाइनिंग हाइफन होता है। फिर बीच में कोई स्पेस नहीं होता। नहीं होता है, ऐसे ही होता है। नहीं लिखा होता है सर।
क्या होता है? एक साथ में। टेक्स्ट एरिया ऐसे लिखा होता है। हाँ सर। चलो दूसरा देखते हैं, बना के देख लेते हैं। हाँ, मैसेज आ गया नहीं। इसका खासियत क्या होती है कि ये एक्सपेंड कर, मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। एक्सपेंड का ऑप्शन भी आता है इसमें, बट आ नहीं रहा है ये एक्सपेंड का ऑप्शन। कुछ तो अलग, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें। क्योंकि इसमें ना, ए, चलो एक मिनट। टेक्स्ट एरिया, सही तो है। सर रो या कॉलम वगैरह तो नहीं देना ओ पड़ता सॉरी है सॉरी सॉरी। बेसिकली ये ना एक यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं यूज होता। बेसिकली हम यहाँ पे ना टेक्स्ट एरिया के लिए ना, बेसिकली एक एलिमेंट ही है टेक्स्ट एरिया, तो इसको हम ना ऐसे यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में अगर हमें यूज करना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बीच में अगर हमें जो कुछ भी देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं, तभी मेरे को कंफ्यूजन होता है। अब जस्ट लाइक आईडी में सिंपल फॉर का जो हमने दिया हो तो फॉर दे सकते हैं। बेसिकली ये इसमें कंटेंट ऑलरेडी पहले से भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसका जो लेआउट होता है बेसिकली इसमें ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। क्लियर? तो अभी नेम अगर चाहो तब यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैसेज या जो भी आपको देना है दे लीजिए। बट ठीक है। अब बाकी अगर आप देखिए, अगर चाहें तो पहले अब ये टेक्स्ट एरिया का तभी प्रॉब्लम दिख रही थी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये एक्सपेंड हो सकता है जितना आप बड़ा करना चाहो, जो भी जाए ये इंटरफेस होता है जब हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले से भी कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी पहले से मेंशन हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके बीच में जो आपको कंटेंट फीड करने के लिए दे रहा है, आप वहां पे लिख सकते हैं। नहीं, इंटर योर फीडबैक। ठीक है, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी मेंशन कर सकते हैं। बट एक ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको ना मल्टीपल लाइन में जब आप लिखते हैं तो ये हमेशा ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये स्पेस भी काउंट कर लेता है। तो जो भी स्पेस आप यहाँ पे इसके बीच में आप देंगे वो सारा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा नहीं। जैसे इसका ओपन टैग इंटर हुआ, इंटर लिखने से पहले तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यूआई में भी देखो स्पेस दिख रहा है इंटर स्टार्ट होने से पहले। नहीं, तो ये आपको याद रखना है। इसका कुछ स्पेसिफिक इसकी स्टाइलिंग की गई है इस एलिमेंट की। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट इसको आपने क्या किया, जैसे कि बाकी हम कर रहे थे, तो अगर मैं ऐसा अगर यहाँ पे इंटर कर रहे हैं और इसको हम टाइप करके सामने या, तो अब बेसिकली क्या होगा कि ये ऑलरेडी जितना भी यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है, आपको ना यहाँ पे दिखेगा। देखिए कैसे आपको दिख रहा है यूआई। तो या तो आप इसको एक ही लाइन में इसको रैप कर लीजिए और इस स्पेस को खत्म कर दीजिए तो सही है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं, देखें तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूआई थोड़ा सा क्लियर दिखे, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना। तो अभी देखिए आपका सिंपल टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अब इसके यही है कि यहाँ पे हम मैक्सिमम इनपुट करवा सकते हैं, क्योंकि वो फीडबैक दे रहा है। 10 लाइन में भी दे सकते हैं, 15 लाइन में, एक लाइन में भी दे सकते हैं। तो बेसिकली हमें इस टाइप के एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, कोई और एलिमेंट जो यूज किए जाते हैं फॉर्म के अंदर? नहीं। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, दो तीन और एलिमेंट का यूज देखते हैं। बट थोड़ा बहुत ना आपको भी हम क्या करेंगे, आपको भी हम होमवर्क देंगे। ठीक है? सर तो ड्रॉप डाउन। होमवर्क, क्या बोल रहे हैं? सर ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन नहीं, तो ड्रॉप डाउन के लिए हमें स्पेसिफिक क्या करना होता है, एक सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर ऑप्शन एलिमेंट का यूज करना होता है। कभी किया आप लोगों ने प्रैक्टिस? नहीं किया है? नहीं किया है? चलिए, अच्छा, सेलेक्ट एलिमेंट हम यूज कब करेंगे, कहाँ हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है? सिनेरियो तो कुछ पता तो होगा। तो जैसे हम पहले से ही ऑप्शन दिए रहते हैं कि इसी में से आपको सेलेक्ट करना है।
जी, जैसे कि अभी आप किसी सर फॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे कंट्री या फिर आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप स्पेसिफिक कौन से लैंग्वेज में ये आप सर तो एक लिखना ड्रॉप डाउन है। लिस्ट खुल जाती है। नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं। तो ऐसा अगर हम कुछ फॉर्म बना रहे हैं ऐसा यूआई, तो हमें वहाँ पे इस तरह के एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलो कर लेते हैं। जैसे इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली ये सेलेक्ट एलिमेंट है, सेलेक्ट एलिमेंट यूज करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट यूज करने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना होगा, ऑप्शन एलिमेंट का यूज करना होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट का जब हम यूज करेंगे, ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट में हमें कोई भी पहलू आप यहाँ पे देना, जस्ट लाइक मान लीजिए क्या क्या कर सकते हैं, कलर अगर मान लो हमें सेलेक्ट में कलर मान लो सेलेक्ट करना है, तो हम पहला कलर हमारा क्या हो गया ऑप्शन में, ब्लैक। देन दूसरा ऑप्शन हमने क्या किया कि एक दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया सामने वाले को सेलेक्ट करने के लिए, चलो ब्लू, RGB कर लेते हैं, ग्रीन। अच्छा, कलर कितने तरीके से हम, चलो भी CSS में पढ़ेंगे। ठीक, ग्रीन। देन उसके बाद हमारा क्या हो गया, रेड। ठीक है, ऐसे इसके ऑप्शन की बहुत जरूरत पड़ती है जब भी आप ऐसा कोई एलिमेंट बनाए, मल्टीपल प्रोडक्ट। जैसे ऑलरेडी पहले से सामने वाले को क्या है कि आप सामने वाले को एक ना हिंट देना चाहते हैं कि आप ना इसी में से कोई ऑप्शन चूज कर लो। तो बेसिकली या तो हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, या ऑलरेडी आपने डिटेल ऑप्शन का, डिटेल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, डिटेल एलिमेंट जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी डिटेल, डिटेल वाला आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कभी यूज किया आप लोगों ने ये एलिमेंट, सेलेक्ट ऑप्शन, ये सारी चीजें नहीं किया है? कोई किया है? क्यों? नो, कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई? ऐसा क्या किया, है? नहीं किया। हाँ? नहीं किया है? तो अभी क्या आ रहा है, अभी आपका ये आ रहे हैं सारे ब्लैक, ग्रीन, डॉट, रेड, जो भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, बट अच्छा, इन एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? अभी हमने जितने भी ऑप्शन दिए, ऑप्शन तो यहाँ पे आ जा रहा है आपके इस यूआई में। इस एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, नेम, ID, ये सारी चीजें जो भी है, इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं? ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या करना है आपको, सेलेक्ट में ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ID एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसका क्या रोल है, इसके बारे में आपको पढ़ के आना है। ठीक है, बाकी आपको अगर थोड़ा बहुत स्पेसिफिक स्टाइलिंग कर सकते हो इस फॉर्म की, तो इस फॉर्म की स्टाइलिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से देख के। थोड़ा बहुत अगर आप जैसे भी BR टैग दे के या जैसे भी करके अगर आप कर सकते हो तो करिएगा। फॉर्म एलिमेंट को सेलेक्ट करके ना उसको सेंटर कर सकते हो तो सेंटर कर लीजिएगा डायरेक्टली फॉर्म एलिमेंट को। और दूसरा एक क्या करिए, होमवर्क लिख लिया ना आप लोगों ने? 3 होमवर्क दिया है हमने, और जो भी जिसने भी लिखा है कॉपी पे वो मेरे को व्हाट्सएप कर दे, ताकि अगली क्लास में ना मुझे पता हो कि हमने होमवर्क क्या दिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी अच्छा बनाने के लिए ना हमारे पास फील्ड कुछ एलिमेंट और होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लीजेंड, और क्या होता है एक फॉर्म फील्ड होता है। नहीं, 2 एलिमेंट होते हैं फॉर्म फील्ड के अंदर। हम लेजेंड का यूज करते हैं कि अगर उस फॉर्म को ना एक लेबलिंग करना चाहते हैं कि बेसिकली इस फॉर्म में किस टाइप का डेटा लेना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक ये सारा डेटा जो है एक यूजर का यूजर डेटा की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, अगर आप चाहो तो इसको ना एक लेबल दे सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो इन सारे फॉर्म को, फॉर्म के अंदर ये जितने भी फॉर्म एलिमेंट है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और इसको रैप कर, कहाँ पे रैप कर सकते हैं,
अगर आप चाहें तो फॉर्म के अंदर जितने भी है ये, इसको कट करके आप फॉर्म, क्या होता है, फील्ड सेट, हाँ सॉरी, फील्ड सेट के अंदर आप ना लीजेंड, ये लीजेंड एलिमेंट है, इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं लीजेंड में अगर आप चाहें। ठीक है, तो एल आई के अंदर दे रहा, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपका जो भी मन करे, एल आई के अंदर लिखो, या जस्ट लाइक यूजर डेटा अगर हमने लिख दिया, यूजर डेटा, देन उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो क्या होगा कि अगर अभी आप देखेंगे तो हमारा हमारा जो फॉर्म है, एक सिंपली आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक उसके आउटर साइड में एक सर्कल बन गया है, ड्यू बन गई टाइप का, एक कंटेनर टाइप का बन गया है। ये क्यों नहीं आ रहा, लेजेंड ही होता है, डेटा को फॉर्म से लेजेंड, अच्छा लेजेंड गायब हो गया था। ओके, तभी, एक मिनट, इसको बैक कर दें, फॉर्म से, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, लीजेंड के अंदर फॉर्म फील्ड, फील्ड सेट के अंदर लीजेंड, बेसिकली ये जो हमारा है इसके अंदर हमें बेसिकली करना है, नहीं लीजेंड के अंदर हमें वो सारे रैप करना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यूजर डेटा, लेबल नहीं दिया था। हाँ, एक्चुअली लीजेंड का ऑप्शन हमने यूज नहीं किया था ना, सेव करने पे आपको क्या दिखेगा, क्या आ रहा है, लीजेंड, लेजेंड आना तो चाहिए ना, स्किल, ये पता नहीं क्या, ठीक है छोड़ो इसको, अब देख लेंगे बाद में कभी, इसका ऑप्शन पता नहीं क्या है। बट बेसिकली ये स्टाइलिंग इसका यूज करते नहीं, बेसिकली हम क्या करते हैं ना, जैसे भी ये एक कंटेनर दिख रहा है आपको, तो ये कंटेनर कुछ ऐसा करता है कि ये कंटेनर होगा, कंटेनर में स्पेसिफिक जैसे हमने यहाँ पे जो भी टैक्स देना है हमें, लेजेंड में अगर हम जो भी रैप करते हैं, तो वो क्या करता है बेसिकली आपकी यूआई को थोड़ा और भी अच्छा बना देता है, कि सामने वालों को पता होगा अच्छा हम ये जो डेटा दे रहे हैं, हमें किस तरह का डेटा यहाँ पे किस पर्पज से, जैसे कि अब यूजर डेटा है या फिर क्रीडेंशियल के लिए आप अलग से एक तरीके से लिजेंड, लिजेंड होता है या कुछ और होता है, पता नहीं, कंफ्यूज में भी खुद भी, पर फॉर्म फील्ड के अंदर वो करते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। बट आप और भी स्टाइल कहीं यूज होता नहीं जल्दी, बट आपको और भी जिसे थोड़ा सा ऐसा फॉर्म बनाना है कि थोड़ा सा लोग देख के लगे हाँ, और कौन सा एलिमेंट यूज करें, तो कर सकते हैं। मोस्टली यूज होता नहीं है, मैं भी कभी यूज किया नहीं, बट इसलिए वो ना कभी, ठीक है, बट आप देख सकते हैं। तो अभी मोस्टली आपको जब फॉर्म बनाएंगे तो आपको हमेशा यही सारे एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, और बाकी जो तीन हमने आपको ऑप्शन दिया, प्लस एक डिटेल, अब देख के आइए, बाकी हमने प्रैक्टिस करवा कल, अभी क्योंकि फॉर्म हमें एक बार और भी करना होगा, जब सीएसएस पढ़ेंगे तो इस फॉर्म को स्टाइल कैसे करना है, सेलेक्टर जब पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम वहाँ पे ना फॉर्म एलिमेंट के थ्रू ही ना कुछ एलिमेंट जैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर, वो सारी चीज पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म एलिमेंट को ही ना सेलेक्ट करेंगे, तो फॉर्म को एक बार फिर से भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट वहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट नहीं हम लोग यूज करने वाले हैं, यूज बस वहाँ बस लेआउट बनाएंगे, फिर वहाँ पे सेलेक्टर कैसे सेलेक्ट करना, तो फिर वहाँ पे कुछ एलिमेंट जो बच गए हैं वहाँ पे कर लेंगे बट डिस्कशन, बट आपको सारे टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, डिटेल्स एक टाइप है बेसिकली, जैसे कि अभी आप
जब जाते हैं गूगल पे जाएंगे, जब सर्च बॉक्स में जब सर्च करते हैं, दोबारा जब सर्च करते हैं, तो जो पहले आपने सर्च कर रखा वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन मिल जाता है, नहीं? तो बेसिकली डिटेल्स एट्रीब्यूट का यूज करके मतलब हम वो करते हैं। बाकी देखते हैं वो, अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, बट उसकी नहीं, जितना हमने आपको होमवर्क दिया वो, बाकी ये आपको यूज करना है। ठीक है, बना लीजिएगा। और देन इसको हम लोग क्या करते हैं, पुश कर देंगे हम आपको कोड को, ये देख लीजिएगा। अगर जिसको भी प्रैक्टिस करना है, रेडियो बटन जरूर बना के आइएगा। रेडियो बटन के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे एट्रीब्यूट और जो भी आप वहाँ पे उसकी हेडिंग देंगे दोनों सेम होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, किसी को सर कोई इसको पुश क्वेश्चन? कर दीजिए एक बार। हाँ, पुश कर दें अभी, लो भाई। अभी सर मैं दोबारा कर रहा था, पहली हाँ बार करने के बाद अभी दोबारा तो हो नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा अभी। ठीक है, चलो, टाइम भी हो गया। बाकी आपको क्या करना, जितना मैंने आपको बोला वो कर लीजिएगा। और बाकी चिराग जी और करण जी, आप अपनी ना रिपोजिटरी जरूर भेज दीजिएगा मेरे को। ठीक है, फिर करते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ये पढ़ लिए तो वीडियो एलिमेंट्स, और साथ ही में गिट का, अगर आपको आज कर लेंगे तब तो गिट नहीं पढ़ेंगे, फिर टर्मिनल पढ़ेंगे ना। अगली क्लास में आधी क्लास, उसके बाद उसके अगली क्लास टर्मिनल क्योंकि जरूरी भी है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, देन फिर मंडे से फिर जो हमारा ऑप्शन है CSS का, वहाँ पे स्विच कर लेंगे। अ, और भी कोई एलिमेंट HTML में ऐसा तो कुछ फिर, क्योंकि वीडियो और प्लस पिक्चर एलिमेंट बेसिकली अभी हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ना वीडियो में सिंपली सोर्स एलिमेंट SRC एलिमेंट का यूज करके बना लेते हैं वो। बट हम लोग क्या करेंगे, सोर्स एलिमेंट का यूज करेंगे वीडियो के अंदर या फॉर्म के अंदर। और फिर पिक्चर में ना मल्टीपल कैसे इमेजेस हम यूज कर सकते हैं, कि मोबाइल में अगर कोई अपलोड हो रहा है तो फिर वहाँ पे हम ना मोबाइल से रिलेटेड छोटे साइज की इमेज अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल इमेज बेसिकली एक ही पिक्चर एलिमेंट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो तो करके आइएगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा जरूरी होता है कि लैपटॉप की साइज बड़ी होती है, उसका पावर ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर वहाँ पे हम बड़ी इमेज की साइज, बड़ी साइज की इमेजेस ना अपलोड पर रेंडर हो जाते हैं जल्दी। बट मोबाइल में हम चाहते हैं कि साइज उसकी छोटी हो जाए, नहीं विड्थ और हाइट, तो उसके लिए हम ना पिक्चर एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करके आइए। दो ही एलिमेंट अब बचे हैं मैक्सिमम, एंकर टैग हमने यूज किया, लिस्ट और टेबल है। टेबल जरूरी है, क्योंकि जितना फॉर्म जरूरी है टेबल भी हम बनाते ही बनाते हैं बहुत जगहों पे हमें। ठीक है, तो टेबल अगले क्लास में टेबल वीडियो और वो सारे जो भी है कर लेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा जानबूझ के धीमा कर रहे हैं, 2-3 क्लासेज में थोड़ा और भी है विजुअल हो जाए अब। ठीक है, देन उसके बाद कर लेंगे। एक हफ्ते तो दे ही सकते हैं, इतना टाइम ऑलरेडी आप लोगों ने बिता दिया है ना। तो जल्दीबाजी ना करिए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे पास अब टाइम कम बचा, बट जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली डेट में आपको बता दे रहा हूँ कि कब तक, 30 दिसंबर तक ना, 20 मई तक हम लोग HTML CSS तक कंप्लीट कर लेंगे, 20 मई तक। ठीक है, मतलब अच्छे से। और उसके बाद 10 जून तक ना जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट पार्ट, क्रोम डेवलपर टूल्स। देन 30 जून तक ना टर्मिनल, गिट एंड गिटहब, टेलविन सब ना कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप आराम से ना जावास्क्रिप्ट आपको मतलब 60% कंप्लीट हो चुका होगा, बाकी ये सारी चीजें तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना जून तक में ही। तो मई और जून 2 महीने में अपना सब ये ना हो जाए। फिर जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि 20 जुलाई तक कंप्लीट कर लेंगे। 20 अगस्त तक रिएक्ट JS कंप्लीट हो जाएगा आपका, 20 अगस्त तक। 20 सितंबर में हम लोग नेक्स्ट JS कर लेंगे। फिर उसके बाद आप चाहो तो प्रोजेक्ट करते रहिए, लेकिन हम नोट JS एक्सप्रेस 20 अक्टूबर तक। 10 नवंबर तक MongoDB आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कंप्लीट एक तरीके से फुल स्टैक डेवलपर हो जाएंगे। फिर डिप्लॉयमेंट कर लेंगे 20 नवंबर तक। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट करने और कुछ SEO और बाकी चीजें जो वेबसाइट के लिए जरूरी होता है वो पढ़ेंगे। तो नवंबर में 30 नवंबर तक ना आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद फिर ना फुल स्टैक के प्रोजेक्ट करेंगे हम, 2-3 जो भी करें। तो फिर उसके बाद ना 2-3 महीने, 2 महीना जो भी पढ़ना होगा लगातार हर दिन
प्रोजेक्ट में फिर आपको मजा भी आई, जब चीजें आती रहती है ना, फिर आपको कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग में क्लासेस अटेंड करने में आपको बेकार नहीं लगता है। तो आराम से भी पढ़ के ना हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके सारा टॉपिक तो हम कवर कर ही रहे थे, बस इतना आपको बस मेक श्योर करना है कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना वो समझ में आपको आए, और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा मत सोचो कि नहीं यार ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। थोड़ा थोड़ा पढ़ के तो देखिए ना, आप ना तो अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो और नहीं आपको कोई जॉब देने वाला है, जब तक कि आप ना किसी भी चीज में एक्सपर्टीज या फिर ना ऐसे लेवल पे ना चले जाओ कि जहाँ पे दूसरे लोगों को से आप थोड़ा तो डिफ्रेंशिएट हो आपके में और दूसरे में, नहीं, ठीक है। तो इसलिए डिटेल में पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए, रटने की कोशिश ना करिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसे ही आपको कि आपको रटना ना पड़े, एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़नी है कि जब रटते हुए पढ़ेंगे ना, तो जरूर है कि आप 2 महीने 3 महीने बाद में जाके आप स्ट्रगल करने ही वाले हैं, नहीं। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये कोर लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट की। इसके बगैर अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी पे जंप भी करते हैं, तो वो चीजें ना आपको हमेशा ना वहां पे जाके लोग रटने लगते हैं। अच्छा ये चीज ऐसे होती, बस रट लेते हैं, 10 बार 20 बार प्रैक्टिस में वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका ना फंडामेंटल सही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए CSS हम लोग इतना डीप में क्यों पढ़े, क्योंकि CSS जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टेलविन में ना वो सारी चीजें ऑटोमेटिक कन्फिगर हो जाती है, बट फिर भी कि डायरेक्टली कन्फिगर हो, प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां पे तो हम लोग जो भी करना है टेलविन में ही करना है। तो नेक्स्ट जेएस में जब भी हम इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट जेएस को, तो टेलविन अपने आप वो सारी चीजें नहीं, जो भी हम लोग पर CSS या CSS को ऑप्टिमाइज करना कोड कि जस्ट लाइक पहले हमारा उतना ही CSS रेंडर हो जितना कि हमारी ना पेज पे जो हमारा पेज व्यू होगा, बट ये सारी चीजें ना ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो जाती है टेलविन में। बट हम अगर जानते रहेंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जितना डिटेल में और समझ के आप पढ़ेंगे, आगे की चीजें ना आपके लिए 15-15 दिन का, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क ना में भी हो सकता है 6 महीने बाद में कुछ नया फ्रेमवर्क आ गया, तो आपको पढ़ना पड़ जाए, नहीं। तो अब आपको ना, अगर आप सही से नहीं समझ के पढ़ेंगे ना, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, ठीक है। और एज ए डेवलपर कभी भी मैं ये मत सोचिएगा ना कोई फिक्स पर, वैसे नहीं होगा कि रिएक्ट पढ़ के आपका काम हो जाए, नहीं। तो आप चाहते हैं ना कि आपके पास ऑप्शन बढ़े, तो शायद में भी अगर आपका जावास्क्रिप्ट सही से पढ़े रहेंगे तो रिएक्ट के साथ आप एंगुलर भी पढ़ सकते हैं, नहीं। आप जानते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर नहीं है, नहीं, ऑलरेडी रिएक्ट को अगर फेसबुक ने बनाया है, तो एंगुलर को गूगल ने बनाया है, तो आप समझ सकते हैं गूगल इतनी छोटी कंपनी तो है नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ना कि आपको बहुत सारे आगे जाके ना फ्रेमवर्क आपको पढ़ने हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए ना कि शॉर्टकट ढूंढिए, बस शॉर्टकट करके ना अगर आप कहीं पे सेटल भी हो जाएंगे ना, बाद में जाकर आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हमेशा ये सोचिए कि अब हमारा फंडामेंटल सही है, प्रैक्टिस है। देखिए एक ही चीज है आपके पास, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, हार्ड हार्ड नहीं, हार्ड वर्क करना होगा आपको, बस इतना दिमाग में रखिए और आराम से पढ़िए। बाकी चीजें भी कॉलेज को अपना सही से करिएगा, ऐसा नहीं कि अभी बस आप हमारा ये नहीं, ये कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं, बाकी चीजें कॉलेज को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कॉलेज का काम आपको करना ही पड़ेगा, वो भी ऑप्शनल नहीं है, नहीं, और ना ही ये ऑप्शनल है। तो बैलेंस बना के चलिएगा, दोनों को साथ ही में ना अच्छे से करते हुए चलिएगा, ठीक है। ताकि ना किसी भी पॉइंट पे आपको ये ना लगे कि यार आप इस चीज पे ध्यान देते हैं इस चीज को छोड़ देते हैं, नहीं, ठीक है। तो अभी आप ऐसा भी मत करिए कि 5-6 घंटा सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं बाकी सब भूल गए हैं, और बाद में क्या जीरो इधर कर दिए बाकी सब उधर करने लगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस बना लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला 2-3 घंटा अगर आप डेली का दे पा रहे हैं सफिशियंट है, इतना आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। दिसंबर 6-7 महीने की बात है, ऑब्वियस बात है, फिर आप कहीं भी जाकर अपने स्किल को शो कर सकते हैं ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास इतने प्रोजेक्ट होंगे और आपकी नॉलेज इतनी इस लेवल की होगी, ठीक है। बट हाँ 2-3 घंटा, बट वही देखिए ना आप होमवर्क दे रहे हैं आप, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई वैसा है कि भाई आपको पनिश कर दूंगा, नहीं, बट आपको ना इतना जरूर करना है कि अपनी बातों को अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। विदाउट अकाउंटेबिलिटी ना, देखो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी दो वर्ड है ना जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी।
तो डिसिप्लिन तो आप अपने काम से ले गए, बट अकाउंटेबल भी आपको होना पड़ता है किसी के भी प्रति भी। तभी आप मेरे प्रति होने, जो भी आपको काम दिया जा रहा है करने की कोशिश करिए। एक्सक्यूज कुछ भी हो ना, एक्सक्यूज देखो, दिमाग को अगर जरा भी ऑप्शन दोगे ना, 10 एक्सक्यूज आपके सामने आ जाएगा। नहीं, बट दिमाग को ना ये एक्सक्यूज दे देगा ना, ऑप्शन ही मत। सिंपल करना है तो करना है। ठीक है, करिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते हैं बढ़िया। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।